Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Ashim Mishra, came up with my channel Yours Medicos Library. So guys, इस वीडियो में हम हार्मोन्स के एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक में आए हैं जिसका नाम है थायराइड हार्मोन. गाइज इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के बारे में हर वो चीज़ डिस्कस करूँगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि उसके फंक्शंस के बारे में, थायराइड हार्मोन्स के डिग्रेडेशन, फॉर्मेशन और एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में हम हर वो चीज़ डिस्कस करेंगे. और लास्ट में आपको कुछ मैंने MCQs भी दिए हुए हैं, वो आप प्लीज़ प्रैक्टिस के फॉर्म में आप सॉल्व करिएगा. ओके, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. सो लेट्स बिगिन गाइस. आइए अब हम डिस्कस करते हैं थायराइड हार्मोन्स के बारे में. आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 3 हार्मोन्स आपको दिख रहे होंगे. ओके, इसमें से पहला है T4, दूसरा है T3 और तीसरा है कैल्सीटोनिन. जिसमें से जो T4 और T3 हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं. इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके फॉर्मेशन, इसके डिग्रेडेशन के बारे में. अलॉन्ग विथ जो कैल्सीटोनिन होता है वो स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है, जिसका काम होता है कैल्शियम हीमोस्टैसिस को मेंटेन करना. इसमें से जो T4 है, ओके, इसको बोलते हैं टेट्रा आइडोथायोनिन. 4 मतलब टेट्रा, इसलिए नामकरण किया गया टेट्रा आइडोथायोनिन. वहीं जो T3 मतलब ट्राई, तो इसलिए इसको बोला गया है ट्राई आइडोथायोनिन. तो इस हिसाब से इसका नामकरण किया गया है. और आप नीचे देख सकते हैं ये एक तरीके से इसका मैकेनिज्म है. ओके, बायोकेमिकल सिंथेसिस है, कैसे फॉर्मेशन हुआ है और इसका फंक्शन भी एक तरीके से बताता है. ओके, आइए हम इसको जूम करके थोड़ा सा समझते हैं. ओके, इसको मैं आगे भी बताऊंगा क्या है ये. ओके, आप देख सकते हैं इसमें हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा. हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि हाइपोथैलेमस का काम होता है रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करना. वहीं जो पिट्यूटरी हार्मोन्स का काम होता है या पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है. ओके, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन और वहीं जो पिट्यूटरी होता है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है. ओके, अब हम बात करते हैं अगर हाइपोथैलेमस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वो एक्ट करेगा पिट्यूटरी पर और पिट्यूटरी रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके, और वो एक्ट करेंगे थायराइड ग्लैंड पर और थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगा T3 और T4. ओके, ये हार्मोन रिलीज करेगा और ये बायोकेमिकल फंक्शन, डिफरेंट बायोकेमिकल फंक्शन शो करेंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं इस तरीके से. इसको हम डिटेल में एक एक बायोकेमिकल फंक्शन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है, और इसमें ये जो आप नेगेटिव और पॉजिटिव देख सकते हैं, नेगेटिव का मतलब होता है इनहिबिटरी, ओके, और पॉजिटिव मतलब होता है स्टिमुलेटरी. तो ये वर्क करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म. अब इसके हम बायोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं, थायराइड हार्मोन्स के बारे में. ओके गाइज, जो थायराइड हार्मोन्स होता है उसके फॉर्मेशन के लिए आयोडीन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना आयोडीन के थायराइड हार्मोन बन ही नहीं सकता. अब ये थायराइड हार्मोन कैसे बनते हैं उसको हम देखते हैं. सबसे पहला क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है वो आयोडीन को ब्लड से कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड. ओके, और वो उस चीज़ के लिए वो जो प्रोसेस होता है जब ब्लड से आयोडीन को लेता है थायराइड ग्लैंड, ओके, तो वो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है. ओके, उसके लिए ATP बर्न होता है, ATP रिक्वायरमेंट होता है और उसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. तो पहला काम हो गया अपटेक ऑफ आयोडाइड, ओके, फ्रॉम द ब्लड. ठीक है, अब जो आयोडाइड लिया है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो जो आयोडाइड है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो अब ये जो 2 प्रोसेस होता है, ओके, ये अपटेक ऑफ आयोडाइड और फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड, इनएक्टिव आयोडाइड टू एक्टिव आयोडाइड, ओके, तो इनके लिए जो इनहिबिटरी इफेक्ट है, जो एंटी थायराइड एजेंट है या हम बोल सकते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स होते हैं, वो इस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं. उसके कुछ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि थायोसाइनेट, परक्लोरेट, ओके, अलॉन्ग विथ थायोयूरेसिल, थायोयूरिया, ये सब चीज़ें जो इनहिबिट करती है आयोडीन के ट्रांसपोर्ट के लिए. ओके, ठीक है गाइस, तो मैंने क्या बताया पहले में कि ब्लड से आयोडाइड लिया, दूसरा काम क्या हुआ, आयोडाइड, इनएक्टिव आयोडाइड को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया. अब इस चीज़ के लिए H2O2 का होना बहुत ज़रूरी है जो हमें मिलेगा ऑक्सीजन से, और ये भी NADP या फिर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है. ठीक है, इसमें NADP बर्न होता है और इस चीज़ के लिए हमें थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है. तो हमें 2 स्टेप तो पता चल गए. अब हम डिस्कस करेंगे इसके थायरोग्लोबुलिन और सिंथेसिस ऑफ T3 और T4 के बारे में. जो थायरोग्लोबुलिन होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन है और वो एक प्रिकर्सर है T3 और T4 के बनने के लिए. और जो थायरोग्लोबुलिन होता है उसके अंदर 140 टायरोसिन मॉलिक्यूल होते हैं. अब टायरोसिन क्या होता है, टायरोसिन एक तरीके का सबस्ट्रेट होता है जो आयोडीन का एक सबस्ट्रेट होता है. और जो
थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं DIT प्लस DIT, DIT का मतलब क्या होता है, डाई आइडो टायरोसिन, और दो DIT को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा थायरोक्सिन T4। वहीं जो MIT मतलब मोनो आइडो टायरोसिन प्लस डाई आइडो टायरोसिन को अगर हम मिलाएंगे तो हमें मिलेगा ट्राई आइडो थायरोनिन। ओके, तो ये एक तरीके से कंबाइन होके ये हार्मोन्स बनते हैं। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही ये आयोडीनेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ थायरोग्लोबुलिन में कितना थायरोक्सिन होता है, 6 से 8 मॉलिक्यूल T4 होता है। और वहीं जो अगर हम रेशो देखें कि एक थायरोग्लोबुलिन में कितने T3 T4 होते हैं, तो वहीं रेशो आएगा 1:10, मतलब कि एक T3 होगा 10 T4 होगा। तो आप देख सकते हैं जो ये थायरोग्लोबुलिन है, ठीक है, इसने आयोडीनेशन प्रोसेस में जो इनएक्टिव फॉर्म है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया। वही जो उसके बाद DIT प्लस MIT अलॉन्ग विद DIT प्लस DIT करके उसने हार्मोन्स बनाए, ठीक है, जो T3 T4 होते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसका DIT प्लस DIT और MIT प्लस DIT, इसको वो कपलिंग बोलते हैं। और जो T3 और T4 हार्मोन्स बनने के बाद वो रिलीज़ होते हैं। बट रिलीज़ कैसे होते हैं, जो थायरोग्लोबुलिन होता है उसका प्रोटियोलाइसिस होता है, फिर उसके बाद वो जो MIT और DIT से ब्रेक होके वो हार्मोन रिलीज़ होते हैं और एक्ट होते हैं टारगेट टिश्यू पर। तो इस तरीके से ये कुछ प्रोसेस हुए हैं। अब आते हैं इसका स्टोरेज, कहाँ स्टोर होता है ये। ऑफ कोर्स ये थायराइड हार्मोन स्टोर होगा थायरोग्लोबुलिन में, ओके, फॉर सेवरल मंथ। और ये थायरोग्लोबुलिन कहाँ होता है, थायराइड ग्लैंड में। और थायराइड ग्लोबुलिन में होता ही क्या है, T4 T3, ऑफ कोर्स यही स्टोर होता है। ओके, और अब ये रिलीज़ कैसे होगा, थायरोग्लोबुलिन, ओके, इसमें जो थायराइड ग्लैंड में प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो लाइसोसोमल प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो थायरोग्लोबुलिन को ब्रेक करते हैं। अब ये ब्रेक होगा तो क्या रिलीज़ होगा, T3 T4, ओके। और T3 T4 कहाँ से बेसिकली रिलीज़ होता है, वो DIT MIT से, और लेटर ऑन आयोडीन रिलीज़ होगा और आयोडीन जाएगा ब्लड में और वापस वो रीयूटिलाइज होता रहेगा। तो इस तरीके से कुछ इसके मैकेनिज्म है, आप समझ सकते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट जो T3 और T4 होते हैं, ओके, इसके ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें से पहला होता है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन और दूसरा होता है थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्बुमिन। तो ये कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स रहे हैं, बाइंडिंग प्रोटीन्स रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है T3 T4 के ट्रांसपोर्ट के लिए। अब आते हैं इसके बायोकेमिकल फंक्शंस के बारे में। गाइज जो T3 होता है उसका जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होता है मोर एक्टिव होता है, मतलब 4 गुना ज़्यादा एक्टिव होता है देन T4, ठीक है। और इसका बायोकेमिकल फंक्शन जैसे मैंने बताया था कि पहला बायोकेमिकल फंक्शन होता है मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देना, मतलब कि ऑक्सीजन कंजम्पशन को बहुत बढ़ा देता है। और ये कुछ ऑर्गन्स में नहीं बढ़ाता, जैसे कि एक्सेप्शन है ब्रेन, लंग, टेस्टिस और रेटिना, इनको छोड़ के बाकी जितने भी टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के उसमें ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। और ये ऑफ कोर्स ये ऑक्सीजन कंजम्पशन प्रोसेस है, मतलब कि ATP रिक्वायर्ड होता है और विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप के लिए। दूसरा आता है प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देना, मतलब एनाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ा देना, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। तीसरा होता है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, उसमें क्या काम करता है, वो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन कॉज करता है, मतलब कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, मतलब ग्लूकोज को बनाना अदर देन कार्बोहाइड्रेट। वहीं जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज रिलीज होता है ब्लड में, जिससे हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन जनरेट हो जाती है। वहीं जो यूटिलाइजेशन होता है लिपिड का वो बहुत बढ़ जाता है। और लास्ट जो फंक्शन होता है वो है वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करना। तो ये कुछ बायोकेमिकल फंक्शंस रहे हैं थायराइड हार्मोन्स के। अब आते हैं इसके एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में। गाइज हमें पता है कि जब थायराइड हार्मोन्स या थायराइड ग्लैंड की जब एब्नॉर्मलिटीज़ आती है तो हमारे दिमाग में पहला नाम आता है गॉइटर के बारे में, जिसमें जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। वो एनलार्ज इसलिए होते हैं क्योंकि जो थायराइड हार्मोन्स या जो थायराइड फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनको कंपेंसेट करने के लिए, जैसे बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो गई तो उनको कंपेंसेट करने के लिए जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा फंक्शन करते हैं, उसकी वजह से उसकी साइज़ बढ़ने लगती है। वहीं दूसरा आता है सिंपल एपिडेमिक गॉइटर, ये आयोडीन डेफिशिएंसी से होते हैं। ऑफकोर्स गॉइटर भी आयोडीन डेफिशिएंसी से ही होता है, बट इसमें आयोडीन डेफिशिएंसी भी हो सकता है और एक्सेस भी हो सकता है। सिंपल एंडेमिक गॉइटर में आयोडीन डेफिशिएंसी आती है। इसमें क्या होता है कि कुछ जगह में आयोडीन की कमी हो जाती है, जहाँ आयोडीन न मिलने से गॉइटर की कंडीशन आती है।
मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड है उनकी साइज़ बढ़ जाती है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। नाम से पता चलता है हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाना, और इस कंडीशन को बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। और ये कैरेक्टराइज होता है हाइयर बीएमआर रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। दूसरा होता है नर्वसनेस, तीसरा होता है इरेटिबिलिटी, चौथा होता है एंजाइटी, पांचवा होता है रैपिड हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है। ओके, बाकी के होते हैं कुछ कुछ, जैसे वेट गिर जाना, और अलॉन्ग विथ जो एपेटाइट हो जाता है वो बढ़ जाता है, वीकनेस हो जाती है, डायरिया, स्वेटिंग, सेंसिटिविटी टुवर्ड द हीट, ये सब चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। ओके, और एक्सोप्थेल्मोसिस भी हमें देखने मिलता है। और इस कंडीशन में आती हैं ग्रेव डिजीज़ भी। तो ये बातें रही हाइपरथायरॉयडिज्म की। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कि जो थायराइड हार्मोन है वो इनसफिशिएंट है, प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है। तो उस कंडीशन में जो बीएमआर होता है वो कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, वेट बढ़ने लगता है, और जो बिहेवियर बहुत स्लगिश हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन जनरेट होती है, और स्किन बहुत ड्राई हो जाते हैं, और हमारी बॉडी कोल्ड के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाती है। और बच्चों में ये होता है क्रेटिनिज्म, और बड़ों में होता है मिक्सोएडिमा। क्रेटिनिज्म में क्या होता है, बच्चों में मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन आती है, अडल्ट में भी समवॉट वही कंडीशन आती है। तो ये कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं थायराइड हार्मोन्स के बारे में। गाइस, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, तो प्लीज़ आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही एक ईजी वे में बनाया है ताकि आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो सॉल्व करने के बाद। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने कौन कौन से आंसर को, कौन कौन से ऑप्शन को टिक किया है। सो गाइस, अगर आपको कोई भी पार्ट, कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।